ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਵੜਕਮ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ, ਵੜਕਮ एंड गुड इवनिंग टू यू। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो बीमारी एक कैंसर बीमारी है, वो ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर जिसको भी पता चल जाता है, पहले तो सुनने वाले के दिमाग में ही वो ऐसा आ जाता है कि अब तो मैं गया, मेरा टिकट कट गया। जो परिवार होता है वो भी रोने चिल्लाने लगता है कि हमारे बंदे को क्या हो गया। जो नियर एंड डियर्स होते हैं वो एक एक बार बुरी तरह शॉक की पोजीशन में आ जाते हैं। तो और आना भी चाहिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक 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 ऐसा धारणा बन चुकी है कि ये जान लेके ही बंदे की छोड़ती है, ये छोड़ती नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ठीक भी होते हैं। थोड़ा सा कैंसर क्या है और कैसे होता है, स्टार्टिंग अब इससे करेंगे, फिर आगे हम इसके इलाज की तरफ बढ़ेंगे। कैंसर, जो डॉक्टर सुन रहे हैं उनको तो पता ही होगा। जो लोग हिंदी भाषा भाषी हैं इसको कर्क रोग कहते हैं। कर्क रोग, इसलिए एक स्पाइडर का वो ये बना होता है, मकड़ जाल, और कायदे से देखा जाए इंसान उस मकड़ जाल में फंस जाता है। और आज की स्थिति ये है कुलवंत जी कि नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड is cancer today. थोड़े दिन पहले हार्ट डिजीज था, was the number 1 killer. Cancer was number 2. It has overtaken heart disease. जो सेंसस नया जो आया है, it is the number 1 killer in the world. इसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। और मेरे समझ से in due respect and regards to everybody, जितनी साइंटिफिक समझ कैंसर के लिए बढ़ती जा रही है, कैंसर उतना ही आउट ऑफ रीच होता जा रहा है। जितना ज्यादा हम समझ रहे हैं कि हम कैंसर को समझ पा रहे हैं, कैंसर उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए एक दूसरा व्यू पॉइंट लेना बहुत अनिवार्य होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्हीं पद्धतियों में फंसे रहें और कैंसर हमारे घर तक तो अब पहुंच ही गया है। पहले ऐसा सुना जाता था किसी किसी को कैंसर है, उसके बाद सुना गया कि सोसाइटी में किसी किसी को है, फिर उसके बाद परिवार में आ गया, अब तो ये हर घर में घुस गया है जी। तो आपको इसका ये समझना पड़ेगा कि वॉर ऑन कैंसर तो निक्सन ने शुरू कर दिया था 1970 में। जितना ज्यादा हम वॉर छेड़ रहे हैं कैंसर के अगेंस्ट में, उतना ही ज्यादा कैंसर बढ़ रहा है, इनफैक्ट उससे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हमें उसके कारण, निवारण सभी के तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो डॉक्टर पांडे, एक बात बताइए कि आपने बात की कि 1970 में वॉर अगेंस्ट कैंसर शुरुआत हुई थी। उस वक्त किसी किसी को कैंसर हुआ करता था और उस वक्त कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाले लोग भी कम थे। उस वक्त साइंस भी कम डेवलप हुई थी। लेकिन आज हमारे पास साइंस भी डेवलप है, कैंसर का रोग का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर भी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हैं। तो उसकी वजह से तो कम होना चाहिए था कैंसर, ये तो उससे बढ़ गया है, उससे भी बढ़ गया है। इसलिए समझने वाली बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ बहुत गूढ़ बात छोड़ रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा साइंटिफिक वर्ल्ड क्लेम कर रहा है कि हम कैंसर का ये कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
हुँ, जो भी कर रहे हैं बड़ा ट्रांजिएंट है, वो बड़ा ट्रांजिएंट है और फिर से पेशेंट उससे ज़्यादा बुरी स्थिति में ये पहुँच बिल्कुल। जाता है, जिसको हम नए-नए नाम देते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, हुँ, कैंसर फैल गया उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। हुँ, हुँ, ये सब कुछ बहुत बढ़ता जा रहा है। हुँ, इसमें बहुत ज़रूरी है हमें एक समग्र व्यू लेने की, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई बेसिक बात मिस कर रहे हैं। हुँ, आज इसी बात पे चर्चा के लिए मैंने सोचा कि आपसे ये करें। तो बेसिक बात ये है जो हम अपने अस्पताल में कर पाते हैं और जो पेशेंट्स को हम कर पा रहे हैं। पहली बात, कैंसर को रोक देना अपने आप में मिरेकल है। हुँ, कैंसर रुक गया, हुँ। ये दुनिया के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं कैंसर के, दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं, सबके लिए मिरेकल है ये। कैंसर रुक हाँ, गया। जी, डॉक्टर साहब अब आएँगे, इसके ऊपर आएँगे, लेकिन सबसे पहले हमें बताना होगा कि कैंसर बॉडी में होता कैसे? मैं अभी आ रहा हूँ उस पे। हुँ, कैंसर रुक के यू टर्न ले लिया, वो मिरेकल इन वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मिरेकल है। हुँ, यू टर्न लेके खत्म कर लिया। हुँ, ये अनहर्ड ऑफ है। उसको हुँ, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन कहते हैं, क्योंकि किसी को साइंटिफिकली नहीं पता है कि ये हुआ कैसे। हुँ, 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 एंड आपकी दुआओं से और लोगों की दुआओं से हमने 14 पेशेंट्स का कैंसर खत्म कर दिया है। जो हुँ, हम पब्लिकेशन की भी स्थिति में हैं, हम हुँ, कोशिश कर रहे हैं, उसको कोशिश नहीं, कोशिश से बहुत आगे बढ़ गए हैं। वी आर कमिंग थ्रू आईआईटी कानपुर, जो हुँ, हम सारा कुछ ये डेटा भी दे रहे हैं उनको, वो और डेटा माँग रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इट टू लाइट टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। हुँ, गुड। जी, तो ये करके हम शुरू करते हैं कि कैंसर होता क्यों है? हुँ, अगर हम जितना दुनिया की आज तक समझ है, हुँ, 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 वो ये है कि ये फेलियर ऑफ एपोप्टोसिस। एक सेल मल्टीप्लाई करता है 2 सेल में, 2 4 में, 4 6 हुँ, में, 4 8 में। हुँ, 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 इसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस पर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड चल रहे हैं बॉडी में। हुँ, कोई एक अनइक्वल डिवीजन हो गया, हुँ, दैट इज द कैंसरस सेल। हुँ, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा है कि उस कैंसरस सेल को मार देती है। इसको नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। हुँ, 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 जब सेल्स ज्यादा अनइक्वल ये डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज सम इंसल्टिंग फैक्टर इज देयर, वो ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं हुँ, और हुँ, हुँ, नेचुरल किलर सेल्स कम पड़ जा रहे हैं, उसको मारने के लिए कैंसर रिजल्ट्स। हुँ, ये कारण है कैंसर का। ये कारण पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड में यही कारण है। अगर हुँ, आप मुझसे पूछेंगे, मैं इसके थोड़ा आगे बढ़ के सोचता हूँ। ये जो हुँ, मैंने आपको कारण बताया, हुँ, 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 ये फिजिकल एंटिटी में आपको दिख रहा है। हुँ, जब जो बॉडी में है वो दिख रहा है, उसको आप ये खुर्दबीन या दूरबीन से देख के आप मालूम कर सकते हैं कि ये स्थिति है। हुँ, 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 इसके पीछे के कारण हम शायद छोड़ रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग फिजिकल बॉडी की सिर्फ फिजिकल बॉडी है। हुँ, 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 इसके लिए हमें एक समग्र व्यू, इंटीग्रेटेड मेडिसिन अप्रोच में जाना पड़ेगा। हुँ, आयुर्वेद में सूक्ष्म शरीर है। हुँ, सूक्ष्म शरीर जो आपको आंखों से नजर नहीं आ रही, इट्स एन एनर्जी बॉडी। हुँ, 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 सूक्ष्म शरीर में चेंजेस होते हैं जो स्थूल शरीर में, फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट करते हैं। हुँ, 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 तो मैं कैंसर को दैहिक, दैट हुँ, इज फिजिकल, दैविक जी, एंड आध्यात्मिक, इन हुँ, तीनों एंगल से देखता हूं। हुँ, शायद इसलिए हम वो काम कर पाते हैं पेशेंट्स के साथ। हुँ, हम कैंसर थोड़ा बहुत रोक पा रहे हैं, थोड़ा बहुत यू टर्न दिलवा रहे हैं, और कुछ लोगों का, जैसा मैंने मेंशन किया, हमने उसका रिग्रेस करके खत्म कर दिया। हमारे पास पेट सीटी के रिपोर्ट्स भी हैं। नाउ हुँ, हम ऐसा कैसे कर पाए?
क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल एंटिटी नहीं देख रहे हैं, हम्म, हम इस फिजिकल एंटिटी को जो मेटाफिजिकल चला रही है वहां तक भी पहुंच रहे हैं, और वहां तक हम पहुंच के क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो स्थूल शरीर है जो आपको दिखता है, वो अन्नमय कोश है। अगर ये शरीर में 5 कोश है, जी, जी, जी। वो अन्नमय कोश है जो फिजिकल बॉडी दिख रहा है। अन्नमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश, प्राण इज नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और प्राण पर्यायवाची शब्द नहीं। ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण, प्राण इज लाइफ फोर्स। प्राण का व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। बिल्कुल। तो प्राण किक स्टार्ट्स, द ब्रीदिंग किक स्टार्ट्स प्राण, प्राण शुरू हो गया, ब्रीदिंग शुरू हुई, बच्चा पहली बार रोया, जिंदगी शुरू हो गई, मतलब ब्रीदिंग शुरू हो गई, मतलब प्राण शुरू हो गया। तो वो किक स्टार्ट करता है प्राण को, ब्रीदिंग। लेकिन ब्रीदिंग ही प्राण है, बिल्कुल ऐसा नहीं। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो प्राणमय कोश है बॉडी का, उसके ऊपर है मनोमय कोश, जहां पर मैं अगर आपसे कटुता का बर्ताव करता हूं, या आपसे जलता हूं, या आपको गाली देता हूं मन ही मन, तो वो मेरे मनोमय कोश में भरता रहेगा। उसके ऊपर है विज्ञानमय कोश, हम दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं, और कैसे हम इस बात को फील करते हैं, वो विज्ञानमय कोश है। उसके ऊपर है आनंदमय कोश। तो जब भी हम, आपको मान लीजिए हमने डांट के बात कर दिया, आपको कोई फर्क पड़े ना पड़े, मुझे तो जरूर फर्क पड़ेगा। अब तो ये भी बात देखने को आ रही है कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अगर उन स्टोन्स को काटा जाए, ऊपर से तो कोलेस्ट्रॉल का कवर है, इसीलिए कोलेलिथियासिस कहते हैं उसको। कोलेलिथियासिस मतलब कोलेस्ट्रॉल स्टोन। लेकिन उसको काटा गया तो उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। आपकी जिंदगी में जो स्ट्रेस हुआ, उसको आपकी बॉडी ने कोलेस्ट्रॉल से ढक के गॉल ब्लैडर में फेंक दिया। तो ये कौन से स्ट्रेस हैं? ये आपके ईर्ष्या के स्ट्रेस हैं। ये आपके वो स्ट्रेस हैं कि आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, या आपके वो स्ट्रेस हैं कि आपने किसी से पैसे ऐंठ लिए। तो हमें इस जिंदगी में अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, इसीलिए मैं बार बार भारतीयता पे आता हूं। भारत ही विश्व गुरु बन के दुनिया को मोटिवेट करेगा कि जीना कैसे चाहिए। और वो जो वैदिक वेज ऑफ लिविंग जो हम भूल भूल चले हैं, एक्सक्यूज मी, हमें उनमें वापस आना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और कैसे हम मूव कर रहे हैं। तो ये सब आपको ये बताने का ये है कि हम लोग, हमारे पास कोई अगर पेशेंट आता है, तो हम सिर्फ फिजिकल डोमेन में नहीं देखते हैं, हम पूरी स्टोरी जानते हैं, उसकी जिंदगी कैसी चली है, क्या करते हैं वो, क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या कोश में दिक्कत हो सकती है इसको। और हमारा अप्रोच है कि हम इन सभी कोश को क्लीन करते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप ये कोश को कैसे क्लीन कर सकते हैं, आप कोई झाड़ू लेके थोड़ी चल रहे हैं। बिल्कुल। उसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। जैसे अगर किसी का मनोमय कोश हमें क्लीन करना होता है, हमें लगता है कि इसकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, रिलेशनशिप्स बैड हैं, और मतलब काफी संकुचित है, डिप्रेस्ड है ये। उसका मनोमय कोश हम कैसे क्लीन करते हैं, उसको बोलते हैं एक रूम में तुम बैठ जाओ और 2 घंटे बत्ती बंद कर लो, और बिल्कुल सोचो कि बचपन से लेके आज तक कितने लोगों का दिल दुखाया है तुम। उनका नाम नोट करो, जो जो मर चुके हैं, उनको ऊपर प्रणाम, ऊपर देख के
हाथ ये जोड़ के माफी मांग लो, जो लोग हैं उनको फोन करो और माफी मांगो आप। या अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, तो अगर उन्होंने आपका दिखाया, उनको आप फोन करके उनको बोलिए हम आपको फॉरगिव करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको अपने मन से निकालें, क्योंकि यही वो बीज बनेंगे जो फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होंगे डिजीज प्रोसेस में, कैंसर भी। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, तब तक हम फिजिकल एंटिटी में घूमते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे कि ये दवा निकल गई है, ये ठीक हो जाएगा, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, और ये हो नहीं पाएगा जब तक हम उसको नहीं करेंगे। उसमें और भी कई चीजें, जैसे ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करना। यू आर ग्रेटफुल टू द सन, टू द मून, टू द कॉस्मोस, टू योर पेरेंट्स, टू योर फ्रेंड्स, टू द फैमिली, टू द वर्ल्ड, टू द सोसाइटी, टू द कंट्री। ये ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करिए। और जब भी आप ग्रेटफुल, मतलब ग्रेटफुलनेस का मतलब है ये है कि आप अपने कोश को क्लीन कर रहे हैं। और जब भी आप इन कोश को क्लीन करने की स्थिति, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये क्वांटम हीलिंग का पार्ट है, जो हम अपने अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं। चाहे वो थर्ड आई हो ये देहरादून में, चाहे वो हिम्स हो ये डेराबस्सी में, हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, और हम इसी माध्यम से पेशेंट को हील करते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी क्या गारंटी है। मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पे। गारंटी मैन्युफैक्चरर देता है, आपका मैन्युफैक्चरर वहां बैठा है, गारंटी मांगनी है उससे। हमारा तो प्रयास है, हमारा तो प्रयास है कि हम आपका हेल्प कर पाए, और हम कर पाए अपनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से, अपने छोटे से तरीके से। हम चाहते हैं, हम सभी चीजें इंटीग्रेट करके चल रहे हैं, वाइब्रेशन थेरेपी भी, बहुत सी और भी चीजें जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं हीलिंग परकोलेट कराने के लिए, वो हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर पांडे, आपने ये तो बता दिया भी कैसे किस किस तरीके से जरा कैंसर है हमारे बॉडी के अंदर आगे मल्टीप्लाई करता है। लेकिन कैंसर जो है वो जहां तक मुझे सुनने में आया, और जैसे आप जैसे ज्ञानी पुरुषों से मैं संपर्क में रहा हूँ, तो मुझे सुनने में आया कि जो बॉडी है वो उसमें ढेरों सेल रोज बनते हैं और ढेरों सेल रोज मर जाते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज गया कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ, लेकिन जो मैसेज प्रणाली है उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, वो मैसेज नहीं पहुंचा सेल तक कि तुम जाओ, तो शरीर ने अपना कनेक्शन उससे काट लिया, लेकिन बॉडी के अंदर वो सेल वही है, और वही जो है सेल आगे जाके कैंसर का कारण बनते हैं। क्या मैं ठीक हूँ? नॉट रियली। उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। एक सेल दो में मल्टीप्लाई करता है। वो क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? क्योंकि डेड सेल्स हट रहे हैं, नए सेल्स रिप्लेस कर रहे हैं उसको। एक सेल दो में मल्टीप्लाई करता ही रहता है, करता ही, दो दो चार बने, चार आठ बने। ये दोनों मल्टीप्लिकेशंस इक्वल मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। अगर इसमें कोई छोटा बड़ा हो गया तो ये दोनों कैंसरस सेल हैं। क्योंकि छोटा वाला फिर से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो दो छोटे छोटे देगा, वो भी एब नॉर्मल है। जो बड़ा वाला मल्टीप्लाई करेगा वो दो बड़े देगा, वो भी एब नॉर्मल है। तो ये एब नॉर्मल सेल्स बढ़ते जाते हैं और अनकंट्रोल्ड बढ़ते हैं, क्योंकि जो जो कनेक्शन इम्यून सिस्टम से था, इम्यून सिस्टम उसको आके सर्विलांस में मार सकता था, ये सेल उसके बियॉन्ड चले गए हैं। या वो प्रक्रिया, मान लीजिए कोई, किसी को रेडिएशन लग रहा है, या कोई सिगरेट पी रहा है, बार बार पी रहा है, बार बार पी रहा है, बार बार वो सेल्स बन रहे हैं, बार बार वो अविभाजित हो रहे हैं, वो वो जल्दी जल्दी बन रहे हैं, बिकॉज द इंसल्ट इज गोइंग ऑन।
अगर आपका इंसल्ट वैसे ही चलता रहा, सेल्स ज्यादा मल्टीप्लाई करने लगे, तो ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए वहां पे, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो अनइक्वल डिवीजन में जाए, और अनइक्वल डिवीजन में जाएंगे तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी जो इंसल्टिंग फैक्टर्स हैं, कई बार हम पेशेंट को बोलते हैं आप इंसल्टिंग फैक्टर्स हटा लो, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कई चीजें जानकारी के तौर पे हम पेशेंट्स को बोलते भी हैं। जो पेशेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं, हम उनका पूरा प्रयास करते हैं, पूरा अंदर तक हिस्ट्री लेके पूरा अंडरस्टैंड करने का कि उनकी स्थिति क्या है, ये स्थिति कैसे पहुंची, कैसे शुरू हुआ होगा। हाँ, इंसल्टिंग फैक्टर्स में जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपका डाइट हो सकता है, आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकता है, आपका कई चीजें इंसल्टिंग फैक्टर्स में, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, आपका रेडिएशन एरिया हो सकता है, जिससे जेनेटिक जीन्स का एबरेशन हो जाता है, टूट जाते हैं वो। तो जेनेटिक एबरेशंस भी एक कारण है कैंसर के। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं वो भी कॉज करते हैं। तो आपके इंसल्टिंग फैक्टर्स कई हो सकते हैं, लेकिन इन सभी इंसल्टिंग फैक्टर्स एक कॉमन मिनिमम पाथवे में कैसे आते हैं? कैसे ये इंसल्टिंग फैक्टर्स, कैंसर कहीं भी हो सकता है, किसी ऑर्गन में हो सकता है, सभी कैंसर कैसे बोलते हैं? क्योंकि कॉमन मिनिमम पाथवे उसका ये है कि मेटाबॉलिज्म उस सेल का ऑल्टर हो जाता है, और जो कंट्रोल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरी बॉडी पे, वो कंट्रोल उस सेल का या उस टिश्यू के पार्ट का सेंट्रल कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद वो प्रोलिफरेट करने लगता है। आप इसी बात से सोचें कि एक सेल जाइगोट 9 महीने में एक बच्चा बन जाता है इतना बड़ा। तो एक सेल अगर कैंसरस हो गया तो 9 महीने में क्या कारण है कि उतना बड़ा नहीं बनेगा या उससे बड़ा नहीं बन जाएगा? और अगर 2 सेल्स हैं तो 2 क्यों नहीं बन जाएंगे? अगर 4 हैं तो 4 क्यों नहीं बन जाएंगे? वो आप देखिए, बॉडी का रेजिस्टेंस, बॉडी फाइट करती रहती है। जिसका जितना फाइटिंग कैपेसिटी है उतना में वो कैंसर को रोकने का ट्राई करती है। इसीलिए कैंसर्स उतना ज्यादा नहीं बढ़ते हैं जितना बच्चे बढ़ते हैं। प्रोसेस तो सेम है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, बिकॉज बॉडी ट्राई करती रहती है उसको कंट्रोल करने का। तो हमें बॉडी को हेल्प करना जरूरी है, वही हम करते हैं। बॉडी को तो हेल्प करें इसको फाइट करने के लिए। डॉक्टर साहब के कैंसर कितने तरह का होता है? जैसे ब्लड कैंसर हो गया, जैसे स्किन कैंसर हो गया, जैसे कितने तरह के कैंसर होते हैं? नहीं, किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। हम्म किसी भी तरह का, क्या कितने भी तरह का कैंसर हो सकता है। जितने आपके बॉडी में पार्ट्स है सब में कैंसर हो सकता है। हम्म ठीक तो है। कोई ये जरूरी नहीं, लेकिन ईज के लिए अगर समझा जाए तो 3 लेयर होते हैं ये बॉडी के। हम्म ए, ए, एक्टोडर्म जो बाहर का है, स्किन। मेसोडर्म जिसमें मसल और बोन्स वगैरह आते हैं, और एंडोडर्म जिसमें नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम आते हैं। हम्म तो ये किसी भी डर्म का कैंसर हो सकता है। एक्टोडर्मल ट्यूमर्स हैं, मेसोडर्मल ट्यूमर्स हैं, और एंडोडर्मल ट्यूमर्स हैं। तो वो किसी भी लेवल पे किसी भी ऑर्गन में ये चीज हो सकती है। जहां जी। भी सेल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहां पर होगा। आप देखिए ना, सेल फोन के यूजेज से 24 घंटे सेल फोन यूज करते रहेंगे, वो जो रेडिएशन है सेल फोन का, वो मेनिंजेस में बहुत हलचल पैदा करती है। वो आप देखे होंगे आजकल बच्चों में ब्रेन के ट्यूमर्स बहुत बहुत बढ़ गए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण सेल फोन है, बहुत बड़ा कारण है ये। जी जी, डॉक्टर साहब, कैंसर किसी को हो गया है तो कैसे लक्षण उसके बाहर आते हैं फिर, और कितनी स्टेज होती है ये भी बता दीजिएगा। कैंसर एक पेनलेस डिजीज है, इसके कोई लक्षण नहीं है। ज्यादातर जब कैंसर को हम पहली बार डायग्नोज करते हैं वो स्टेज 4 पे होता है।
अच्छा, क्योंकि उससे पहले पता ही नहीं कैंसर चलता। का कोई सिम्टम नहीं है, हुँ, कोई सिम्टम नहीं है, इसलिए इट्स अ साइलेंट किलर। हुँ, लेकिन जब ये दूसरे दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है, या उस ऑर्गन में गलती से पेन फाइबर्स को अफेक्ट किया, तो पेन हुआ, तो आदमी जागृत हो जाता है कि अरे पेन हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हुँ, पेन जैसे ये सब है ना, लोग पेन को पेन किलर से मारते हैं, पहले हमें देखना चाहिए कि पेन क्यों हो रहा है, हुँ, क्या कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं, बिकॉज पेन is a signal to you that everything is not all right, there is हुँ, something wrong, और वो मैसेंजर है आपका। और हम हुँ, क्या कर रहे हैं, शूट द मैसेंजर, पेन हुँ, किलर खाओ, हुँ, खत्म, बात खत्म हुँ, करो। शूट द शूट द मैसेंजर से आप वो मैसेज तो शूट कर लेंगे, लेकिन वही चीज बड़ी बन के निकलेगी, तब क्या करेंगे। हुँ। इसलिए उसका निवारण जरूरी है। पेन क्यों हो रहा है, उन क्यों के कारणों को देखना जरूरी है। जी। तो आपने बोला कि इसमें कोई लक्षण बाहर नहीं निकल के आते। तो जब स्टेज 4 पे आता है, तो उसका पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, ये थोड़ा-सा स्टेज को भी डिफाइन कर दीजिए, कैसे-कैसे आगे बढ़ता है ये? वेल वेल अगर ये कैंसर जो उसके बाउंड्री है, मतलब टिश्यू के, उसके अंदर रहता है, हुँ, तो वो अगर सेल के ही अंदर है, वहीं पे हमने देख लिया, उसको कार्सिनोमा इन सिटू कहते हैं। हुँ, अगर उसके बाउंड्रीज तक सीमित रहा, तो हुँ, उसको स्टेज 1 कहते हैं। अच्छा, बाउंड्रीज तोड़ के बाहर निकला, स्टेज 2 हाँ, हो गया। हुँ, अगर तोड़ के ये ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के थ्रू यहाँ वहां जा रहा है, तो स्टेज हुँ, 3 हो गया। और यानी पूरी बॉडी में, जिसको हाँ, मेटासिस कहते हैं। जिसको मेटास्टेज कहते हैं, और पूरी बॉडी में फैल गया, तो वो स्टेज 4 हो गया। अच्छा, तो कौन-सी वाली जो है वो अ, आसानी से ठीक हो सकता है और कौन-सी वाली स्टेज को जो है वो आज वैज्ञानिक भी हाथ खड़े कर गए हैं? हमें तो सभी कैंसर के पेशेंट स्टेज 4 के मिलते हैं, हुँ, ज्यादातर। हमें दुख हुँ, है, क्योंकि अगर ये बहुत पहले आ गए होते, हुँ, तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे, जो हम कर हुँ, रहे हैं। अभी कुछ हुँ, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो हुँ, ये नाम सुन के आ रहे हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो आके देखते भी हैं। और अगर हमें वो मिल जाते हैं स्टेज 1 में, हुँ, तो बहुत कुछ किया जा सकता है उन पे, बहुत हुँ, कुछ। हुँ, हुँ, हुँ। तो दर्शकों को ये बता दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, तो हमारे प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। तो डॉक्टर पांडे स्टेज 4 कैंसर मतलब क्या? मतलब ये पूरी बॉडी में फैल गया है, कई ऑर्गन्स इससे मतलब अफेक्टेड हैं, वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हैं, कई ऑर्गन्स। हुँ, और तो वो उन ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम करने लगा है, जहां से वो शुरू नहीं हुआ था। हुँ, मान लीजिए, ब्रेस्ट से कैंसर शुरू हुआ, ब्रेन में चला गया, ब्रेन के फंक्शन को ऑल्टर कर रहा है, दैट मीन्स हुँ, ब्रेन का कैंसर तो नहीं है वो है ब्रेस्ट का कैंसर। वो फैल जी, के जी। वहां तक चला गया है, और जी, जी। ब्रेन के भी फंक्शंस को ऑल्टर कर रहा है, तो इसको स्टेज 4 कहते हैं। जी। हुँ, हुँ। तो स्टेज 4 कैंसर जो है, वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और पता नहीं क्या-क्या। क्या क्यों ऐसा हो कहा जाता है कि उतना बंदा इलाज करवा के उसकी उम्र कम होती है, इलाज ना करवाने वाला ज़्यादा लंबा जीता है? ये एक्चुअली निगेट करेगा हमारे जितने दोस्त, हित मित्र, जितने डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जेन्युइनली कोई ऐसा डॉक्टर मैं आज तक नहीं मिला जो नहीं चाहता है कि मेरे पेशेंट ठीक हो। हुँ, वो चाहता है मेरे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। हुँ, हमारे पास जो थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच है मॉडर्न मेडिसिन में,
सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये 3 pronged अप्रोच है जो हम इंडिविजुअल या कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर पेशेंट पे तीनों यूज करते हैं, या 2 यूज करते हैं, या 1 यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका कंडीशन क्या है। लेकिन इन तीनों से भी हम स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम आज ये बोल सकें कि हम कैंसर को थोड़ा भी हिला पा रहे हैं। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, कैंसर उससे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि कैंसर को अब बॉडी तो उसको फीड कर नहीं रही, क्योंकि बॉडी कभी भी नहीं चाहेगी कि इसको फीड मिले और मेरे को ही खा जाए। बॉडी तो उसको फीड कर नहीं रही, तो कैंसर को भोजन कहाँ से मिल रहा है? कैंसर बहुत ही चालाक सेल्स होते हैं, टेररिस्ट हैं ये आपके सारे सप्लाईज पे हावी हैं। जो भी आप ये खा रहे हैं वो कैंसर को आप फीड कर रहे हैं। अगर मुझे विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, बिना किसी को ये किए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक सिंगल कोई फूड आइटम आप बोलेंगे जो सबसे ज्यादा कैंसर कॉजिंग है, मैं आपको बताऊंगा वो शुगर है। वो शुगर है। ग्लूटन, शुगर, 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 ग्लूकोज। ग्लूकोज, चाहे वो सिंपल शुगर हो, चाहे वो कुक्ड फूड हो, कुक्ड फूड भी शुगर है, सिंपल शुगर। इसीलिए रॉ फूड से फर्क पड़ता है। लोगों को लगता है कि क्या ये खाने के लिए दे दिया, सिंपल शुगर। आप देखिए हम डायग्नोज कैसे करते हैं कैंसर। हम एक पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन में हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं हम 18FFDG। 18F is fluorine, FDG is fluorodeoxyglucose। फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज, उसका इंजेक्शन हम लगाते हैं। ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं जो फट से कैंसर सेल्स ले लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कैंसर का जो हाइपर मेटाबॉलिक सेल है वो ग्लूकोज को ले लेता है, तभी वो दिखने लगता है कि हाँ, दैट मीन्स कैंसर लव्स शुगर। अगर आप शुगर खा रहे हैं तो आप कैंसर को फीड कर रहे हैं। और कैंसर सभी में, जिसमें सेल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, सभी में 40 साल की उम्र के बाद हमेशा होता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम मार देता है उसको, इसीलिए वो सबको कैंसर नहीं होता है। जब जिस दिन आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया, कैंसर विल रिजल्ट। इसीलिए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, एड्स का पेशेंट कैसे मरता है? या तो टर्मिनल इन्फेक्शन से, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन कहते हैं उसको, CMV वायरस, या कैंसर से, कैपोसिस सार्कोमा। कैंसर से मरता है क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। उसी तरह इम्यून मॉड्यूलेटर्स, जो लोग इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, कोई कोई बीमारियों में, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में सप्रेस किया जाता है इम्यून सिस्टम को, विच मीन्स बहुत ज्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन से लेके कैंसर होने का। ये एक समझने जैसी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल साइंस है ये। तो अगर इतनी खतरनाक बीमारी है, तो इसका मतलब है हम लोग जो भी शुगर जिस भी खाने में शुगर है, अब थोड़ा सा वो खाने जिसमें शुगर है वो भी गिनवा दीजिए, और ये भी बता दीजिएगा कि शुगर और फ्रक्टोस और लैक्टोस ये सभी बंद करने हैं या फिर सिर्फ शुगर ही बंद करना है? कोई भी जो आप खाना खाते हैं आज के दिन में, दुनिया खा रही है, सब शुगर। फ्रूट भी? सिर्फ शुगर आप ऐसे मुंह में लेके खा रहे हैं, और कुक्ड फूड खा रहे हैं, वो भी शुगर, और वो सिंपल शुगर है। ये वाला शुगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कम कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। दोनों शुगर। इसलिए हम तो हमेशा बोलते हैं, अगर आपको हेल्दी रहना है, 50% आपका न्यूट्रिशन अनकुक्ड फूड से आना जरूरी है, रॉ फूड से आना जरूरी है, स्प्राउट्स एंड सैलेड से आना जरूरी है,
फ्रूट्स से आना जरूरी है। ये रॉ फूड है। एंड नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, ये वेरी रिच इन माइक्रोबायोम। जो माइक्रोबायोम है, जो बैक्टीरिया है, उस बहुत रिच है इसमें। तो अगर शुगर में फ्रक्टोज है भी, तो उसको फ्रक्टोज का अगर बैड एस्पेक्ट भी मान लिया जाए, उसका गुड एस्पेक्ट ये है कि उसमें माइक्रोबायोम इतना ज्यादा है, जो माइक्रोबायोम आपको बचाएगा सभी चीजों से, कैंसर से भी। तो ये माइक्रोबायोम, आपके माइक्रोबायोम पे डिपेंड करेगा कि आपका कैंसर का प्रोग्नोसिस कैसा होगा, आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे। ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, आपका माइक्रोबायोम डिसाइड करेगा। इसीलिए जो लोग बायोटिक और एंटीबायोटिक में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक का मतलब हुआ जिंदगी, जीवन दायिनी, जीवन देने वाली। जी जी। एंटीबायोटिक मतलब जीवन लेने वाली। तो अगर माइक्रोबायोम ही खत्म हो गया एंटीबायोटिक से, तो आपको कैंसर से बचाएगा कौन? इसलिए it is not a very good idea to consume antibiotics always. It's not a good idea. तो डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि जो इसका मतलब तो ये है कि हम लोग जो भी खाते हैं जो भी खाते हैं वो सारा का सारा उसको हम कैंसर को फीड कर रहे हैं। इसका मतलब तो है अभी हमें कम खाना चाहिए या खाना ही नहीं चाहिए, बहुत उसमें व्रत कम रखना खाना चाहिए। चाहिए। आप देखें, 2 ही बार खाना चाहिए। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करने वाले फूड जो है, जो पैंक्रियाटिक स्पाइक प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन स्पाइक कहते हैं उसको। इंसुलिन स्पाइक क्या करता है कि इंसुलिन, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी, इसका काम है ब्लड में से शुगर को लेके सेल में डालना। जी अगर डायबिटीज है तो वो भी नहीं डाल पा रहा है। जी जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं उसको। उसका दूसरा काम है इंसुलिन का, इट्स अ ग्रोथ फैक्टर। जी। मुंह को भी बड़ा करता है, हम्म पेट को भी बड़ा करता है, अगर ट्यूमर है उसको भी बड़ा करेगा। हम्म तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, या आपका इंसुलिन स्पाइक अगर नहीं आ रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको अगर कैंसर हो भी गया है तो वो रिग्रेस करना शुरू करेगा। वहीं से हम पेशेंट को शो करना शुरू करते हैं कि देखिए आपका कैंसर रिग्रेस कर रहा है, बिकॉज हम 2 ही बार अपने हॉस्पिटल में 2 ही बार खाना देते हैं, और वो हम्म कंपलसरी है। हम तो बोलेंगे कि अगर आपको 4 बार खाना है, हमारे पास बिल्कुल मत आइएगा, हम्म बिल्कुल भी मत आइएगा। क्योंकि ये इन इनडिसिप्लिन्ड वे है। अब तक आप हम्म इनडिसिप्लिन में रहते रहे हैं, अब डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। क्योंकि अब अगर नहीं संभले तो फिर देर हो जाएगी। हम्म। तो कितनी देर के जो है वो बाद हमें ये लगने लगता है, अगर आप आपके तरीके से बंदा चलता है या आपके पास दाखिल होता है आकर, तो कितनी देर के बाद जो है वो स्टेज 4 वाले बंदे को ये महसूस होने लगता है कि मुझे यू टर्न मिल गया है? नॉर्मली हम 10 दिन के लिए रखते हैं पेशेंट्स को, और उनको हम्म 10 दिन के लिए रखते इसलिए हैं कि डॉक्टर एक टीचर होता है। हम्म डॉक्टर का गूगल मतलब भी एक टीचर का है। हम उसको सिखाते हैं कि जीवन जीना कैसे है। जी। वो जीवन जीता, वो 10 दिन में सीख जाता है, और घर में जाके वही करता रहता है। उनका 3 महीने के बाद हम एक पेट सीटी कराते हैं। जो हम्म जो पैरामीटर्स, या कोई हॉर्मोन्स का है तो हॉर्मोन्स कराते हैं, और रिपोर्ट्स देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि अभी कैसा चल रहा है, हम्म कितना उसमें फर्क पड़ा, कितना नहीं पड़ा, ये सारा कुछ मालूम हो जाता है। एंड वी आर जी साइंटिफिक पीपल। हम जो भी टूल्स एंड पैरामीटर्स, साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं, हम सभी यूज करते हैं उसमें। जी। जी। तो 10 दिन के भीतर भीतर हम लोग जो है वो उसको यू टर्न कैंसर को मिल जाता है, जैसे अगर आप बोल रहे हैं। तो 10 दिन के बाद उनको जो भी आपने वहां सिखाना होता है, क्योंकि बेसिकली आप अक्सर बोलते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उनको जिंदगी के तरीके की, और वो बाकी का कपाट जो है उनका अपने आप खुद करते हैं जाके। तो 10 दिन के हम भीतर एक भीतर जो है वो सारा कुछ करते ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये तो सैलेड वैलेड ये खिलाते हैं, तो ये तो हम घर पे भी खा सकते थे। हैं।
उन लोगों को मेरा ये बोलना है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिस कर रहे हैं। हम्म। हम सिर्फ सैलेड और फ्रूट नहीं खिलाते हैं, हम्म। आपको सुबह 4:30 बजे उठाते भी हैं, हम्म। उसमें आपको राजयोग भी कराते हैं, हम्म। आपको नॉर्मल योग भी कराते हैं ताकि आपका सर्कुलेशन मेंटेन रहे। जी। राजयोग कराते हैं क्योंकि आपके कोष को हम क्लीन कर पाए, आपको हैप्पीनेस प्रोटोकॉल में लेके जाते हैं ताकि आप ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस कर पाए, जी। आप खुश रह पाए। और वो सभी कोष को हम टच करने की कोशिश करते हैं जो आप आज तक टच नहीं कर पाए थे, और उनको जी। क्लीन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हीलिंग वहीं से परकोलेट होके फिजिकल बॉडी में आता है। और तब जी। हम ये रिजल्ट शो कर पाते हैं कि 3 महीने बाद पेट सीटी कराओ और तुमको लगेगा कि डिजीज प्रोसेस रिग्रेस हो रहा है। कई पेशेंट्स आश्चर्य करते हैं कि हमने तो कोई दवा भी नहीं ली, तो ये हम्म। रिग्रेस कैसे हो रहा है। इसमें ये समझने वाली बात है कि दवा मॉड्यूलेट कर सकता है डिजीज प्रोसेस को, हम्म। क्योर नहीं कर सकता है। हम्म। क्योर आप खुद करेंगे अपने आप को, और वही हम सिखाते हैं। तो जी। डॉक्टर पांडे, कुछ ऐसी चीजें जो कैंसर पेशेंट को, अगर वो घर पे है, तो कैंसर के बहुत सारे लोग जो हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि दूर बैठे हैं, या कुछ उनको अपनी मुसीबत भी होगी, अपनी भी कोई प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर वो घर पे बैठे हैं तो उनको क्या एडवाइस करोगे कि कैसे वो अपना कैंसर घर बैठे ठीक कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर को खत्म करने में हेल्प करती दो चीजें हैं। हैं? दुनिया में कहीं भी जो लोग ये देख रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो बड़े आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे नंबर्स, हमारे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दें। हमारी हम्म। टीम एक एक ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो छूट जाएगा। अगर हम्म। आपने मुझे मैसेज कर दिया, आपका मैसेज देखा जरूर जाएगा। उसमें टाइम जरूर लग सकता है, 24 घंटे लग सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में देखा जरूर जाएगा और उस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। जी। एक तो वो, दूसरा ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमारे अस्पताल ही आना है, आप अपने घर बैठे रहें। हम्म। हम आपको जो एग्जैक्टली जो आपको प्रेस्क्रिप्शन भेजेंगे, आप एग्जैक्टली वो अपने घर पे बैठ के फॉलो कर लें। जी। 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 आप एग्जैक्टली वही वही कर लें जो हम आपको बोलते हैं। और हम्म। आप 3 महीने बाद एक बार पेट सीटी करा लें, हम्म। देख ही लें कि कैसा चल रहा है, आपको दिख हम्म। जाएगा। तो हमें उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये बिल्कुल एम नहीं है कि हम आपके पैसे ले लें, आपको अस्पताल में दाखिल। हमारे अस्पताल में वैसे भी हिम्स में तो काफी जगह है, देहरादून वाले अस्पताल में तो वैसे भी बेड भी कम है और बुकिंग्स भी ज्यादा है। तो हम्म। मैं 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 ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमारे हॉस्पिटल ही आना है। आप अपने घर पे भी रह के, अगर आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, कोई ना कोई आपको हम्म। कांटेक्ट करेगा। जी। मेरी कोशिश होगी मैं आपको देख लूं, चाहे फिजिकली चाहे वीडियो पे, और देख के फिर एक प्रोटोकॉल बनाया जाए। और वो टेलर मेड प्रोटोकॉल होता है, जी। 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 बिल्कुल टेलर मेड, कि आपकी स्थिति क्या है उस समय ये। और हम बहुत सी चीजें गेस कर लेते हैं हम्म। आपसे बातचीत करके कि आपको ये जो कैंसर है वो आया क्यों होगा, और हम उस क्यों पे बहुत काम करते हैं। शायद इसीलिए हम वो रिजल्ट पैदा कर पाते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो आप कुछ एक दो चीजें बता दें जिससे अगर वो घर पे बैठा है तो उनको वो डेली रूटीन में शामिल कर दें ताकि वो कैंसर को हील कर सके, जैसे हल्दी। शुगर छोड़ दें। हम्म। कुछ इनकॉर्पोरेट करने के पहले छोड़ना क्या है वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, 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 बिल्कुल। अगर पूरी दुनिया में लोग शुगर छोड़ दें, हम्म। बहुत ग्रेटली, सिर्फ इतना ही करने से हम्म। 80 to 90% आप रिस्क फ्री हो जाते हैं कि आपको कैंसर होगा। इस जिंदगी में रिस्क फ्री हो जाते हैं। शुगर
और जो कुक्ड फूड है दैट इज ऑल्सो शुगर, उसको मिनिमाइज कर दें और रॉ फूड पे आ जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ 2 ही बार खाना खाएं। 50% ऑफ वॉट एवर यू ईट शुड बी रॉ फूड। हम्म फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गए, ये सब रॉ फूड है। जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है, जिसमें इंसान की आग लगी है वो अच्छी नहीं है। हम्म ये बड़ी सिंपल सी बात है। हम्म तो आप 50% वो फूड खाएं, 50% ये फूड खाएं और मस्त रहें। और यकीन करके चलें, अगर आप ये कर पाते हैं और आपका रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफिकेशन सही है, रिपीट करता हूं, हम्म, रेस्पिरेशन लंबा सांस ले रहे हैं आप, बिल्कुल। पर्सपिरेशन आप पसीना रोक नहीं रहे हैं, पसीना बह रहा है और उसको बहाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कभी एक्सरसाइज कर लिया, कभी ये कर लिया, तो क्या कर रहे हैं आप? पसीना बहा रहे हैं। जी जी जी। रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन, यूरिन आपका ठीक आना चाहिए एंड हम्म डिफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। हम्म अगर आप इन चारों बातों का ख्याल रखते हैं और 50% फूड, रॉ फूड खाते हैं, 50% कुक फूड खाते हैं, शुगर छोड़ देते हैं, तो मैं हम्म, आपको अश्योर करता हूँ 95% चांसेस हैं कि आपको कैंसर नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। और थोड़ा सा बता भी दीजिए कि आप ये कैंसर पेशेंट्स का इलाज कहाँ पे कर रहे हैं और उनका एड्रेस क्या होगा? हम कैंसर पेशेंट्स का इलाज थर्ड आई, देहरादून, ये हम्म एक अस्पताल है जो हमने शुरू किया है। ये मेरा अपना अस्पताल है। मैं अपनी हम्म सेवाएं हिम्स डेराबस्सी में भी देता हूँ, बिकॉज वो भी हम 4 लोगों का मिल के अस्पताल है। तो वो हम्म हम ये दोनों अस्पतालों में हम ये सेवाएं दे रहे हैं। अगर किसी को सेवा लेनी है वो कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए हमारे सारे दरवाजे खुले हैं। अगर वो फोन पे कांटेक्ट करके फोन पे ये करना चाहते हैं, अपने घर में रह के ठीक होना चाहते हैं, हम, हम्म मैं, मेरी पूरी टीम, मेरा हम्म पूरा का पूरा वो लगा हुआ है उसमें, एंड दे आर मोस्ट वेलकम। आप हम्म ये करके, अगर और कुछ नहीं, अगर कई लोग इस बात से डरे होते हैं कि मेरे फैमिली में किसी को हो गया है तो चूंकि जेनेटिक डिजीज है तो मुझे भी हो हम्म जाएगा, हम्म ये अपने दिमाग से निकाल दें प्लीज। क्योंकि हम, कभी भी माँ बाप का दोष नहीं होता है, कभी भी जीन्स का दोष नहीं होता है। हम्म जीन्स किस एनवायरनमेंट में है उसका दोष होता है। एपीजेनेटिक्स का जमाना है, जेनेटिक्स से हम बाहर निकलें, एपीजेनेटिक्स सुधारें। जी जी जी। तो डॉक्टर पांडे, नंबर आपके, आपका जो हॉस्पिटल है ये देहरादून में सहस्त्रधारा में, आपने बताया नहीं, सहस्त्रधारा में आपका हॉस्पिटल है। और जी, वहाँ थोड़ा सा एड्रेस भी बता दीजिए ताकि पब्लिक अगर अप्रोच करना हो तो कहाँ पे है ये देहरादून कैसे? सहस्त्र धारा में जो मेन बस स्टैंड है ठीक उसके पीछे आपको द थर्ड आई दिख जाएगा, और ठीक जी वहां से दिखेगा आपको। और जी जी। चारों तरफ हिमालय से घिरा हुआ ये जगह है, चारों तरफ से मतलब हिमालय है। और उस प्रॉपर्टी के बीच से सहस्त्र धारा बह रही है। तो हम्म कितने लोगों को जिनको पानी में पैर रख के बैठने का शौक है वो वहां पर बैठ भी सकते हैं, क्योंकि सहस्त्र धारा में कई लोग अपने स्किन डिजीजेस ठीक करने आते हैं। वो वहां पर बैठ के वहां पर जितना देर मर्जी अपना पैर पानी में रख सकते हैं और वो ठीक फील कर सकते हैं। और हमें बड़ी खुशी होगी उनको हेल्प करने में। बाकी चंडीगढ़ में, डेराबस्सी में और भी हिम्स के जितने भी ब्रांचेस हैं, सब जगह कांटेक्ट किया जा सकता है। ये पेशेंट्स आ सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। जी जी जी। और डॉक्टर पांडे का नंबर है 99 150 डबल नहीं, नाइन 98, ट्रिपल नाइन। 98, ना, 98। सॉरी सॉरी सॉरी, माफी माफी चाहता हूँ। 98 150 99 999। एक बार फिर बोल देता हूँ, 98 150 99 999। तो ये नंबर है एक, और एक दूसरा नंबर है इनके असिस्टेंट का, ये सिकंदर जी का है, 99 534 16 367। 99 534 16 367। तो ये नंबर इनके असिस्टेंट का है। और आप इन नंबरों पे ऊपर संपर्क करके आपके किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं।
तो डॉक्टर पांडे आपने एक ऐसी जानकारी दी है जो लाखों लोगों को फ़ायदा देने वाली है और आप नंबर 1 डिसीज़ इसको बता चुके हैं वर्ल्ड में जान लेने वाली। तो अगर इस डिसीज़ का अगर आप इलाज कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे आसवंद होके आपके पास आएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी। सो ये थे डॉक्टर अवधेश पांडे जिन्होंने हमें कैंसर के संबंध में पूरी जानकारी दी है, क्यों, कैसे और किस तरह से कैंसर हो जाता है और अगर कैंसर हुआ तो फिर उसको ठीक कैसे करना है और अपने आप ठीक कैसे करना है, ये भी आज आपके सामने खुल के रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ऐसी वीडियो जितनी आप शेयर करेंगे उतना ही किसी का भला करेंगे क्योंकि कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके बारे में जब जिसको हो जाती है, तो वो ये सोच के बैठ जाता है कि अब मेरी मौत नज़दीक है। तो अगर उनको ये हल मिलता है और वो इलाज करवा के डॉक्टर पांडे से अपना ठीक हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल को, हमारे फ़ेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फ़ॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।